चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट उमर जावेद हाजिर खिदमत है। आज हम अपने टॉक शो में बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। टेस्ट सीरीज़ जैसे कि आपको मालूम है कि ड्रा हो गई, दोनों टेस्ट मैच जो है वो ड्रा हो गए। आखिरी टेस्ट मैच में ख़राब रोशनी की वजह से खेल रोकना पड़ा। पाकिस्तान के जीतने के भी चांसेस थे और न्यूजीलैंड के भी चांसेस थे। 50-50 मैच था। इसी तरह जो पहला टेस्ट मैच था वो भी 50-50 चांस आप कह सकते थे, ख़राब रोशनी की वजह से उसे भी रोकना पड़ा था। तो दोनों टेस्ट, एक टेस्ट जो दूसरा टेस्ट था वो मुल्तान में था। यहाँ मौसम धुंध की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से इसे कराची मुंतकिल कर दिया गया था। तो सीरीज़ के दोनों टेस्ट जो हैं वो कराची में खेले गए हैं। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर हैं, कालम निगार हैं, सहाफ़ी हैं राशिद महमूद, और बाबा क्रिकेट हमारे दुनियापुर के ताहिर महमूद सलीमी। पिछले 50 साल से वो क्रिकेट से मुंसलिक हैं। यहाँ के क्रिकेट क्लबों की सरपरस्ती करते हैं, कोचिंग करते हैं और उनका वसी तजर्बा है इस सिलसिले में। तो हम इनसे पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो मैं सबसे पहले राशिद साहब आपसे पूछूंगा कि आप क्या समझते हैं कि ये टेस्ट सीरीज़ कैसे रही? इसको अगर देखा जाए पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से आप कैसा इसमें समझते हैं? जी, अगर कारकर्दगी के हवाले से आप देखें तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मायूस कुन सीरीज़ थी। इससे पहले भी जो सीरीज़ हुई है वो भी इंतहाई मायूस कुन थी। ये भी ओवरऑल आप ही अगर टेस्ट चैम्पियनशिप देखें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही है। वो इसलिए कि देखें, होम ग्राउंड पे बहुत एडवांटेज होता है टीम को जीतने के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से विकेट तैयार करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप वहाँ के जो माहौल होता है उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हम बहुत बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं और ये पहली टेस्ट चैम्पियनशिप है जिसमें पाकिस्तान जो है ना वो एक मैच भी नहीं जीत सका इस टेस्ट चैम्पियनशिप में होम ग्राउंड पे। तो ये बहुत मायूस कुन सीरीज़ रही है पाकिस्तान के लिए। बाबा जी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो दोनों टेस्ट मैच ड्रा हुए हैं, हम ऐसी विकेटें क्यों बनाते हैं कि जो ये टेस्ट मैच ड्रा होते हैं फैसला कौन क्यों नहीं होते? इसके पीछे क्या हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है या हमारी टीम है उनकी क्या सोच जो है वो कार फरमा है कि हम ड्रा के लिए क्यों खेलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले तो हम शुरू से ही इतना खौफ होता है ना कि सीरीज़ ना हार जाए, हम टेस्ट मैच ना हार जाए। जीतने के लिए हम खेलते नहीं बिल्कुल। वो इसलिए कि विकेटें अपनी मर्ज़ी के हालांकि बनानी चाहिए। जैसे अपने हर एक को मुल्क को अपने हक हासिल है अपने बॉलिंग साइड को देखकर, होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल होता है एडवांटेज। मगर उससे अलावा भी हमने बिल्कुल फ्लैट विकेटें बनाई हैं, बिल्कुल फ्लैट। मगर उसके बावजूद दूसरी टीमों ने दलेराना फैसले किए। हम मुस्बत क्रिकेट खेलें, हम मनफी क्रिकेट खेले हैं। हम मनफी क्रिकेट खेले हैं, वो मुस्बत क्रिकेट खेले हैं। और उन्होंने देखो, इंग्लैंड जो हमें 3-0 से हरा कर गया, वाइट वॉश करके गए। इसी तरह न्यूजीलैंड, वो तो ठीक है लाइट की वजह से वो भी जीत सकते थे, हम भी जीत सकते थे। मगर आखिरी टेस्ट जो हुआ है उसमें देख लो कि आखिरी जो जोड़ी थी उसने बजाय और टाइम जो वेस्ट हुआ है उसमें मेरा ख्याल के 6 ओवर अभी रहते थे जब वो टेस्ट मैच ड्रा किया गया, तो कम रोशनी की वजह से। तो हम शुरू से जब है ना मुस्बत क्रिकेट जेल में होता नहीं, बस ड्रा के लिए खेलते हैं। तो आप क्या मुस्तकबिल में क्या समझते हैं राशिद साहब के हमें कैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए, कैसी विकेटें बनानी चाहिए जिससे हमारी टीम का जो है वो मोराल बुलंद हो? अच्छा, इसकी क्या वजह समझते हैं कि हम क्यों ड्रा के लिए क्यों खेलते हैं? इसमें ऐसे है कि जो सबसे जो मेन हमारी जो कमज़ोरी है ना वो है खौफ, हार का खौफ कि हम हार ना जाएं। हम यानी इसीलिए हम दिलेराना फैसले कर ही नहीं सकते कि हम बस यही सोचते हैं कि अगर हम हार गए तो मसला बनेगा, और जब हम ड्रा के लिए जाते हैं तो हम हारते हैं। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इसलिए हम विकेटें ऐसी बनाते हैं। और नेक्स्ट जो है आने वाली कारकर्दगी देखें, जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं अपनी कंडीशंस को देखते हैं तो हम उनसे यानी फ़ायदा नहीं उठाते। यानी अगर आप बाहर भी जाते हैं, अगर हम फ़र्ज़ करें एक तरफ हम कहते हैं जी हमारे पास दुनिया के बहुत टॉप क्लास बॉलर हैं, दूसरी तरफ हम स्लो विकेटें बना देते हैं। यानी ये कैसे हो सकता है कि आपके पास यानी सबसे अच्छी जो है ना बॉलिंग अटैक है? इस मरतबा तो राशिद साहब ये बदकिस्मती हुई कि आपके दोनों जो टॉप बॉलर थे वो अनफिट थे। जी बिल्कुल, शान अफरीदी आपके पास नहीं, हारिस रऊफ आपके, वो दोनों अनफिट हैं। आप अगर पिछली सीरीज को देखें उसमें वो फिट थे लेकिन विकेटें फिर भी हमने स्लो बनाई हुई थी।
नहीं वो तो वर्ल्ड कप में जो थे अनफिट हो गए थे जी। नहीं, हारिस रऊफ बाद में हुआ है अनफिट, बाद में हुआ, वो टेस्ट हाँ, मैच के दौरान ही हुआ ना। दौरान हुआ, बल्कि लेकिन विकेटें तो जाहिर है उससे पहले से आप मैनेज कर लेते हैं ना कि आपने क्या करना है, किस प्लान के साथ जाना है। बाबा जी आप क्या समझते हैं, ये कोई कोचिंग का फ़र्क है? हमारे कोच इतने अच्छे नहीं हैं, जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, तो जो दूसरी टीमें आती हैं वो बड़े जाराना अंदाज में, जैसे इंग्लैंड आपने देखा कि सीरीज़ में उन्होंने जाराना फैसले किए और पहले रोज़ जो है, अब देखें कितना स्कोर उन्होंने 400 से ऊपर स्कोर बना दिया एक रोज़ में। तो हमने दिफाई गेम खेली। सबसे बड़ा मसला रहता है हमने टेस्ट मैच में जो ना एक ही दम मेरा ख्याल 5-6 लड़के नए खिला दिए जी। ये नहीं होना चाहिए। टेस्ट मैच जो है और गेम है, वनडे और T20 और गेम है। टेस्ट मैच में आपने सीनियर लड़का जो होता है वो लेकर चलता है टीम को, उसमें एक आधे लड़का आपने जैसे वर्ल्ड कप में देखो शोएब मलिक को आपने नहीं खिलाया, जी जी बिल्कुल वो उसका नुकसान हुआ हमें, बिल्कुल वो टीम को ले। इसी तरह इस टेस्ट में आप देख लो एक इंग्लैंड के खिलाफ सरफराज को नहीं खिलाया गया। हाँ सरफराज, आप देखो सरफराज मेरा ख्याल 4 साल के बाद कम बैक किया और उसने हर मैच में स्कोर किया। उसने जो आखिरी टेस्ट न्यूजीलैंड को उसने 100 किया, उसने 117 उसने, उसी की वजह से हम जीत एक दफा जीत की पोजीशन में आ गए थे, मगर ठीक है हम तो आप क्या समझते हैं टीम सिलेक्शन में जो है वो मेरिट को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, या जो है वो दोस्तियां पाली जाती हैं, कोई और जो है अवामिल, वो क्या है ऐसे अवामिल, टीम क्यों नहीं सिलेक्ट की जाती? बिल्कुल मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे टीम में ग्रुपिंग अपनी मंजूर नजर लड़के खिलाए जाते हैं, जिसका हक है उसको हक नहीं मिलता। जैसे अब सरफराज ने कम बैक किया, इसी तरह पुराने लड़के उनको एकदम टेस्ट मैच में ऐसा ऊपर ग्रूम करें, ये ना हो कि एकदम उससे टेस्ट में ले उससे ना हो फिर वो बिल्कुल ही साइड हो। सबसे पुरानी मिसाल में हसन रजा एक लड़का, हसन रजा को जाया किया हमने, अंडर 15 उसको खिला दिया आपने, उसको आपने सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कि हम कम एज को टेस्ट मैच करें, बिल्कुल गायब हो गया मंजर। और वो हसन रजा इतना अच्छा टैलेंट था, उसको वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो निकल गया साइड मैचेस में अच्छा खेलने के बावजूद। हाँ जी, वो जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा एक बहुत अच्छा बैट्समैन मुस्तकबिल का हो सकता था, उसको हमने जाया किया। क्योंकि हाँ जी, टेस्ट मैच में जो बॉलिंग है ना, बॉलिंग स्पेयर, एक बॉलर दूसरी टीम का अच्छा बॉलिंग कर रहा है, उसने जितने मर्जी ओवर के, वनडे नहीं है भी 10 ओवर किए खत्म कर दिया ने। टेस्ट मैच में पुराने लड़के जो है ना खेलने वाले, लंबी इनिंग्स खेलने वाले, वो लड़के खिलाने चाहिए आपको। राशिद आप क्या समझते हैं कि देखें यकदम टीम का, जैसे बाबा जी ने कहा कि टीम जो है वो यकदम नौजवान खिलाड़ियों पर बना दी गई, क्या जूनियर और सीनियर को जो है साथ साथ लेके चलना चाहिए? आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस होता है, उसको ले मुतबादल जो है तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उनको लाया जाता है। हमने दुनिया में यही देखा है, ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे उनके एक एक प्लेयर के पीछे 3-3 प्लेयर जो है वो वेटिंग में होते हैं, और जो ही कोई अनफिट हुआ, जिसकी परफॉर्मेंस सही ना हुई, वो मुतबादल उसका आ जाता है, और ये महसूस ही नहीं होता कि ये लड़का जो है ये कोई पुराना नया लड़का आया है जिसे खेलना ना आता हो, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस एक से एक बढ़ के होती है। तो इस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ क्यों नहीं लाया जाता? असल में मैं थोड़ा सा ये बात हो रही थी सरफराज की, मैं थोड़ा यंग जनरेशन के लिए मैं जो है ना एक मेरे पास जो मैसेज इससे वो महसूस मैं कर रहा हूँ। देखें उस सरफराज अहमद ने कभी कोई बयान नहीं दिया कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है। उसने एक परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। यानी ये देखें, ये यंग क्रिकेटर हैं, ये उनके लिए एक मिसाल है कि जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो आपकी बातों से बढ़ के होती है। अगर आप परफॉर्म करते हैं तो ये सवाल ही नहीं, हाँ देर हो सकती है लेकिन अल्लाह ताला आपको सिला ज़रूर देता है उसका। तो एक तो ये चीज़ है कि परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देनी है, ना कि बातों की तरफ। पेशेंस और टेम्परामेंट जो है, बिल्कुल वो असल चीज़ ये ज़िंदगी के हर शोबे में इसकी ज़रूरत है, ये सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, आप किसी भी शोबे में देख लें, आपका अमल जो है ना वो आपकी बातों से ज़्यादा कारीगर होता है। तो इससे यानी उसने अपनी जगह बनाई और परफॉर्म किया। और दूसरा असल में देखें, जब आप टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, अगर टेस्ट में आप लाते हैं तो वो पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें कौन परफॉर्म कर रहा है, उनको आगे लाएं। वो भी अब इस कॉम्बिनेशन 2 साल से मुसलसल सरफराज कर रहा था, उसको नहीं लाया जा रहा था, नहीं ज्यादती हो रही थी ना, लेकिन उसने परफॉर्म किया, आपको मजबूर किया कि आप उसकी तरफ देखें। अब इसी तरह जो नए लड़के हैं उसमें जब आप टेस्ट मैच में आते हैं तो आप ये नहीं होता कि एक टेस्ट मैच में 2-2 3-3 नए लड़के डाल देंगे। आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं एक एक को करके आगे लाएं ताकि टीम पे बोझ ना पड़े, टीम परफॉर्म करे सीनियर खिलाड़ियों के साथ। बाबा जी आप क्या समझते हैं, जो बोर्ड में तब्दीली आई है, रमीज़ राजा को तब्दील किया गया है, नजम सेठी साहब को लाया गया है, और नजम सेठी के आने के बाद ही सरफराज को जो है वो टीम में लाया जाए। मैं कल एक सोशल मीडिया पे कराची के एक क्रिकेट के शायक समझ लें आप, उसका पढ़ रहा था कि ये जो रजीम चेंज हुई है उसमें तब कराची के लड़के को मौका दिया गया, वरना उससे पहले जो लाहौरी एस्टेब्लिशमेंट थी क्रिकेट की
वो छाई हुई थी। तो ये क्या अभी तक इस हमारे क्रिकेट से ये चीज़ें नहीं निकल सकी? सबसे पहले तो ये है कि मैं क्रेडिट देता हूँ कि नजम सेठी जो दोबारा आए हैं ना, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट जो जिससे हमें नए लड़के मिलते थे, क्योंकि देखो हमारा मुल्क नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता भी इतने टीमें बना के उनको दे दे। हमने बोर्ड ने तनख्वाह नहीं देनी उनको, डिपार्टमेंट जैसे हबीब बैंक हो, वापडा हो, रेलवे हो, PIA हो, उन्होंने तनख्वाह देनी उनको। तो वो जो सिस्टम था ना 2014 वाला, वहाँ जो दोबारा ये रीजनल क्रिकेट डिपार्टमेंट इससे नए लड़के ऊपर आएंगे। नंबर 2 PSL से हमें लड़के मिले, ये नजम सेठी का सारा उनका कमाल है उनकी और 1.5 साल से देखें आप बाबा जी, अंडर 19 नहीं हुई थी हमारे पास। और तो आपकी जो क्रिकेट का जो टैलेंट है वो अंडर 19 से आता है। हाँ जी, हाँ जी। आपकी जो टीम बनती है वो अंडर 19 की में लड़के जो परफॉर्म करते हैं, जो अपना वो कारकर्दगी दिखाते हैं, वो कौमी टीम में आके फिर आगे लंबा खेलते हैं। नजम सेठी के दौर में हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उन्हीं के दौर में हम टेस्ट चैंपियनशिप नंबर 1 पे थे। जी जी। देखो लड़के, क्योंकि उन्होंने जनाब जी यहाँ सिर्फ 6 टीमें रह गई अपनी, लड़के बेरोजगार हो गए थे। नहीं बाबा जी, अच्छा ये बात समझाएं कि मैं देखो रमीज़ राजा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, कमेंटेटर है, क्रिकेट को अच्छी तरह समझता है, क्रिकेट बैठ के टीवी पे तबसरा करता है खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर। वो पाकिस्तानी क्रिकेट को क्यों नहीं ठीक कर सके? नजम सेठी जो है एक मैच साफ़ी है, उसको आप अच्छा मुंतज़म कह सकते हैं, लेकिन अच्छे खिलाड़ी तो नहीं थे। उनसे ज़्यादा रमीज़ राजा से ज़्यादा क्रिकेट को नजम सेठी नहीं समझता होता, लेकिन इसके बावजूद जो है इंतज़ामी तौर पर वो क्यों कामयाब है और वो क्यों नाकाम हुए? वो इंतज़ामिया के साथ जितने उनके बोर्ड के अंदर शामिल है, उनके सबसे मशवरे से लेके फिर वो चलता था। ये रमीज़ वाला खुद अपनी तरफ से नहीं जी ऐसे होना चाहिए, जो उसने आगे करना, वो चेयरमैन था ना बोर्ड का, इसलिए नजम सेठी, अब जो शेख शकील है और नमान भट्ट है, वो पूरे, मैंने आज बयान पढ़ा है नमान भट्ट का, वो एक एक चीज में पीछे पड़ा है नजम सेठी, जैसे वो कह रहे हैं उसी तरह। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देखें शेख शकील साहब ने पिछली दफा डायरेक्टर थे वो डोमेस्टिक क्रिकेट के, कितनी जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया और एसोसिएशनों को साथ लेकर चले, और उससे अंडर 19 जो है बाकायदगी से होती रही है, तो उसमें एक टीम, अच्छी टीम बन गई थी। तो ये लोग जो हैं, इमरान खान खुद देखें आप वजीर आजम थे, उन्होंने रमीज़ राजा को जो है वो PCB का चेयरमैन बनाया, खुद एक अजीम क्रिकेटर है इमरान खान, और उसी की मकबूलियत की भी बिना पर वो वजीर आजम बने। लेकिन उनके दौर में क्रिकेट जो है वो इतनी अच्छी नहीं बन सकी पाकिस्तान की जितनी उनसे तवक्को की जा रही थी। वो क्यों नहीं बन सकी? क्लब क्रिकेट तो हमने खत्म ही कर दी, जहाँ से लड़के निकल कर आ रहे थे। अब क्लब जिस तरह एसोसिएशन क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, उसे यहाँ से क्लब से फिर डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट होता है, फिर आगे रीजन में जाते हैं लड़के, वहाँ से टीमें बनती है, लड़के फिर शौक पैदा होता है भाई मैंने परफॉर्मेंस देनी है, नया लड़का फिर ही मेहनत करना जब उसे आगे चांस मिलेगा। जब आपने क्रिकेट ही बंद कर दिए, उनके दरवाजे बंद करके नीचे से लड़कों के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं? अब ये निज़ाम दोबारा हुआ है, दोबारा बहाल हो एसोसिएशन, इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर पाकिस्तान उसी तरह क्रिकेट में तरक्की करेगा। राशिद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस नए निज़ाम से, जैसे पुरानी रजीम जो है दोबारा ये नजम सेठी टीम जो है, शेख शकील साहब, नमान भट्ट और नजम सेठी साहब, आप इन पे क्या तवक्को कर सकते हैं? क्रिकेट को बेहतर कर सकेंगे हमारी पाकिस्तान की? असल में देखें, मेरा जो ख्याल है ना, यानी चेहरे जब बदलते रहते हैं ना, जब तक वो निज़ाम नहीं चेंज होगा ना, यानी खिलाड़ियों को जो ग्रास रूट लेवल से आगे आने का जब तक बंदोबस्त सही तरीके से नहीं होगा ना, मेरा नहीं ख्याल। वो तो इन्होंने किया है, हाँ, पहले भी ये करते रहे हैं, अब भी देखें। मैं पिछले प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी, नजम सेठी ने जब PSL शुरू किया, ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। ये वो दौर था जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट भी वही लेके आए, बिल्कुल, यानी सोच भी नहीं सकता था इंसान कि आप ये देखें कितना प्रेशर था, पाकिस्तान कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था। तो आहिस्ता 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 ये एक बहुत बड़ी बात थी PSL शुरू करना, ये क्रेडिट नजम सेठी को जाता है। रमीज़ राजा ने, मेरी अर्ज़ सुनी, हर खिलाड़ी जो उसकी समझ बूझ थी ना रमीज़ राजा की, उसने अपने मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। लेकिन अगर जब तक आप साथ जो आपकी टीम है उससे मशवरा नहीं करेंगे, देखें ग्रास रूट लेवल पे कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस हैं, ठीक है, उनको आप आगे लाएं, वो क्लब उनको मजबूत करें, वो फरोग देते हैं, तो फिर जाके जो है ना ग्रास रूट लेवल ऊपर आएगा, तो फिर जाके निज़ाम बेहतर होगा। क्लब क्रिकेट जो है हमारे मुल्क की वो इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से उन्हें कोई ख़ास जो है वो जिस किस्म की तवक्को करती है क्लब के, तो उनको वो फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो अगर क्लब क्रिकेट को मजबूत किया जाए तो पाकिस्तान की जो है बेहतरीन जो है वो टीम बन सकती है। तो इसी के साथ चूँकि हमारे पास टाइम ज़रा मुख्तसर होता है, तो हासिल गुफ्तगू यही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो
इसी तरह मजबूत किया जा सकता है कि ग्रास रूट लेवल पर तवज्जो दी जाए और जो नौजवान इस वक्त मैदानों में खेल रहे हैं उनको इस कदर फैसिलिटेट किया जाए कि वो कौमी सतह पर आकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। तभी जो है पाकिस्तान की क्रिकेट जो है मजबूत हो सकती है, टीम मजबूत हो सकती है। मैं एक सवाल पूछ गया आखिर में जाता जाता, गैर मुल्की कोच और मकामी कोच जो है हम लेते हैं, गैर मुल्की कोच क्यों इतना कामयाब होता है और हमारे जो मकामी कोच है वो क्यों कामयाब नहीं होते? बाबा जी आप ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। मकामी कोच जो है ना जी, वो ही पसंद नापसंद का सिलसिला आ जाता है, उसको कुछ सिफारिशें आ जाती हैं ऊपर से, तो वो जनाब जी फिर डंडी मारने शुरू कर देते हैं। मौका जो गैर मुल्की कोच होता है उसने तो अपनी तनख्वाह, काम करना तो पैसे लेने ना, अगर उसका काम सही नहीं होगा तो फिर उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो इसलिए ज़्यादा वो करते हैं। तो हमारे पास अजीम खिलाड़ी हैं, इंजमामुल हक है, यूसुफ है, मिसबाउल हक है, ये हमारे कोचिंग के फ़राइज़ सरंजाम देते रहे हैं। ये टीम को इतने मजबूत कि हमें क्यों मिकी आर्थर की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों दूर से दूसरे जो मैथ्यू हेडन की ज़रूरत पड़ती है? वो अपने शोबे से पूरी तरह मुखलिस नहीं होते, उनको पता है कि गैर मुल्की तो है नहीं, पाकिस्तान के हैं, पैसे तो हमें मिल ही जाने हैं। मगर दूसरा जो आता है, गोरा आता है, वो जनाब जी पूरी और मेहनत करता है। इसलिए तो बिल्कुल गैर मुल्क मिकी आर्थर के दौर में देख लो आप, आउटस्टैंडिंग। पहले उससे पहले ग्रांट फ्लावर था हमारा बैटिंग कोच, तो उस वक्त देखो बैट्समैन हमारे ज़बरदस्त, क्योंकि वो पूरा अपने शोबे से मुखलिस होते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे जो है डंडी मार जाते हैं। नहीं मतलब है मकामी जो कोच हैं वो हमारे खिलाड़ियों को इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं कर पाते जितना कि जो गैर मुल्की जो हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज किए होते हैं, उनका तजर्बा होता है और साइंसी बुनियादों पर वो जो है कोचिंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो इसी के साथ आप अपनी गुफ्तगू समेटते हुए इजाज़त चाहेंगे। जाते जाते आपसे गुजारिश कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।